तो हेलो। तो जीएसटी की 2 क्लास होने के बाद थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। क्यों हो गई थी उसके 2 रीजन हैं। वो रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या थे। एक, मतलब दोनों चीजें हम खराब हो गए थे। मतलब एक तो हमारा लैपटॉप खराब हो गया था थोड़ा सा, एंड दूसरा हमें भी थोड़ी सी फीवर हो गई थी। तो नाउ वी ऑल मतलब वी बोथ आर गुड। ओके, so we can move on to our next chapter, which is chapter number 3, and it's about charge of GST। means कि अब इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी में चार्ज मतलब टैक्स है ना। जीएसटी का जो टैक्स होता है बेसिकली ना, वो कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, यही सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो के मैं बोलता हूँ वही लाइन मेरे को बोलनी है, और आप वो तो करते नहीं है, पर तो मैं बोल देता हूँ कि चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो, देखो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में डालना। मैं तो यही कहूंगा, जैसा भी वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में आप डालना कि मेरे को ऐसा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे वर्क करेंगे। और तीसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ फीडबैक आई थी कि मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जा रहा हूँ और थोड़ा सा मतलब रिविजनरी क्लास जैसा आपको लग रहा था ना, वो जो फर्स्ट 2 लेक्चर था। तो इस वीडियो से मैंने ये सोचा, मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं अब क्या करूंगा, जो एक न्यू स्टूडेंट अगर जीएसटी को पहली बार जो वीडियो देखेगा उसको भी समझ में आए, मैं ऐसा पूरा अपना प्रयास करूंगा। अब वो मेरी टीचिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समझ में आए या ना आए। इसलिए हम जैसे कि हमारे चैप्टर हम ऑल दो क्या करते थे, पिछली 2 क्लास में दो दो 2 लेक्चर में कवर कर लिया ना, पहले क्लास को पहले लेक्चर में, दूसरे क्लास को एक ही लेक्चर में। या हम क्या करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा जाएंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो चैप्टर को तोड़ के करेंगे। मतलब जैसे कि तीसरा चैप्टर है, इसमें हम लगभग 3 से 4 क्लास लगा देंगे, वैसे ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, और पूरी एकदम डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप एक सीए इंटर में मान लो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो जीएसटी की, तो आप कर सकते हो। ऑल्दो इनकम टैक्स की मैं करवा दूंगा, बट यार मेरे भी तो एग्जाम है, मैं भी तो सीए इंटर में हूँ। मेरे एग्जाम हो जाते हैं, मैं पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, इन द सेंस जैसे कि जो जो मैं आपको करवा सकता हूँ। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ऑडिट हो गया, ईआईएस हो गया, ठीक है, एफएम हो गया, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो। बट यही है कि मेरे एग्जाम, जैसे कि आपको पता होगा अगर आप भी सीए इंटर कर रहे होंगे या फाउंडेशन में होंगे, तो आपको पता होगा कि एग्जाम्स जो है वो 6 दिसंबर से हैं। इंटर की फाइनल की 5 से है, बट मेरे तो 6 से है ना। तो ये अब हम, बहुत देर हो गई हमारी बातें सुने हुए, बातें करे हुए, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसकी, जीएसटी के अंदर, जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, आइए चार्ज ऑफ जीएसटी, ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन सेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। डेफिनेशन सेक्शन हर एक चैप्टर में रहता है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा जीएसटी में, जो मान लो जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हैं, कि जीएसटी पर्सन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पर्सन का मतलब सिर्फ आप और मैं नहीं होते। देखो, पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ, इंडिविजुअल मतलब हम और आप लोग, ठीक है, जो इंसान है। उसके बाद एचयूएफ हो गया, एचयूएफ मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी हो गए, फर्म हो गए, एलएलपी हो गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेटिव, सब पर्सनल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा। तो यस, वी आर नाउ गुड टू गो। ओके, वी आर गुड टू गो, तो हम जल्द चल सकते हैं आगे। तो पर्सन की डेफिनेशन ये थी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिसिपिएंट और ये सब में ये सिर्फ डेफिनेशन पार्ट है, ये सिर्फ डेफिनेशन पार्ट है, ये हम छोड़ सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा अपना मेन मुद्दे को शुरुआत करते हैं। यहाँ से यहाँ से हम अपने मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। ओके, देखिए, जीएसटी जो है ना, जीएसटी उसके 2 पार्ट है। एक है हमारा मतलब इन द सेंस, उसके हैं बेसिकली आपके, जीएसटी 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो हो सकता है हमारा विद इन स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट है,
दूसरा हो सकता है हमारा विद इन स्टेट ना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो। मतलब अगर हमारा एक तो ये हो सकता है कि हमने यूपी के अंदर कानपुर से मुंबई में सेल किया, और एक ये हो सकता है हमारा कि हमने एक सेकेंड थोड़ा सा मेरे को अनम्यूट करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे से, ठीक है। तो कोई मैं कह रहा था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अगर हम एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। ये आपको पता होगा। हम इंट्रा स्टेट में हमारे दो टैक्स लगता है, CGST और SGST, दोनों इक्वल रेट से लगता है। और इंटर स्टेट में क्या लगता है, सिर्फ IGST, ठीक है। दूसरी बात उनको बता दें, तो कुछ रेट्स दिए हुए हैं जीएसटी के, देखिए देख सकते हैं। अगर मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊं, ये देखिए है ना रेट्स, ये रेट्स 0%, 0.125%, 1.5, 2.5, 6, 9, 14, ये सब हमारे मैक्सिमम रेट जो है CGST का वो 20% है। इसका मतलब हमारा टोटल जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है, 40%, क्योंकि CGST अकेले थोड़ा ना किसी पे रख सकता है। अकेले कौन सा टैक्स लग सकता है, सिर्फ IGST अकेले लगता है। CGST always levied with the combination of SGST, okay, on with equal rates। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है however, अगर आप सबसे लास्ट वाली लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये रहा। However, CGST, IGST and supply following item have not been levied। मतलब कुछ हमारे पास आइटम अभी भी है जिसपे अभी तक जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन नहीं दी है कि अभी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है कि अभी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल में बेसिकली जो हेड होता है उनका वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री, मींस निर्मला सीतारमण जी। उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और वही वो डिसाइड करते हैं क्या रेट रहेगा फालतू का, है ना। आइए, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट जिसपे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, बट यस लगाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट हो गया, पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल। और यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है नेचुरल गैस, उसमें इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि नेचुरल गैस पे अब आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। 5% क्रेडिट से लगता है। अगर आप सिलेंडर कभी भी लेने जाते हो तो देखना उस पर 2.5% आपका CGST होगा, 2.5% आपका SGST होगा। आप देख लेना कभी, ठीक है। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं तो देख लेना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारी छोटी मतलब एक बेसिक बात कि हम कैसे टैक्स लगाते हैं, किस पे लगाते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक जो कि आज का जो हमें करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जीएसटी में ना सिंपली क्या होता है, सप्लायर जो होते हैं ना गुड्स और सर्विस का, वो गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स जमा करता है। सप्लायर जो होता है गुड्स और सर्विस का, वो गवर्नमेंट को जाकर टैक्स जमा करवाता है, ठीक है। ऑल्दो बायर गुड्स को बायर टैक्स पे करते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल खरीदा तो आप क्या करोगे, सप्लायर मतलब जो मोबाइल का जो दुकानदार होगा उसको आप क्या करोगे, अमाउंट भी पे करोगे, जीएसटी भी पे करोगे, और फिर जो दुकानदार होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब ऑल्दो नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर होता है गुड्स और सर्विस का वो पे करता है क्या, जीएसटी। बट कुछ हमारे पास ऐसे केसेस भी है जिसमें सप्लायर पे नहीं करेगा, जिसमें जो बायर है ना, मतलब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को, ऑल्दो वो टैक्स तो पे करेगा ही करेगा, बट गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट के हाथ में ही आ जाती है। कुछ हमारे पास ऐसे केस हैं, और उन्हीं केसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मींस एक ऐसा मैकेनिज्म जिसपे रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस शैल बी लायबल टू
टू डिपॉजिट, मैं पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे पे वर्ड का यूज नहीं कर सकता क्योंकि पे तो पहले भी करते थे, तो क्या कहेंगे, सेल डिपॉजिट द जीएसटी कलेक्शन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बुक में जो भी डेफिनेशन लिखी है, आप अगर चाहें तो बुक में आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आईसीए की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ गुड्स और सर्विस हैं जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारा एप्लीकेबल है। गुड्स हमारे पास कुछ ही है, सर्विस बहुत सारे हैं, सर्विस ही आज हमारे काफी ज्यादा टाइम ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्विस हमारे पास बहुत सारे हैं जिसपे हमारे पास लगता है आरसीएम। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। वो गुड्स जिसपे हमारा आरसीएम लगता है, क्या क्या गुड्स है। कैसियो नट्स, देखिए यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ए पार्ट है इसका गुड्स और बी पार्ट है इसका सर्विस, यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए ये रहा, देखिए देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, देखिए गुड्स लाइक कैसियो नट्स, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मींस अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, अगर वो ये सारे गुड्स जो मैंने नाम लिए यहाँ पे, कैसियो नट्स, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू shall be liable to deposit the GST collection to the government, मतलब आरसीएम उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर यही एग्रीकल्चरिस्ट मान लो हमें और आपको करता है, हमें आपको मतलब हम जीएसटी की लैंग्वेज में क्या है, हम जीएसटी की लैंग्वेज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं ली है। ठीक है, अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेता है कौन नहीं, वो आगे की बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि आज तो हम इसी में करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, अगर ये एग्रीकल्चरलिस्ट, अगर ये सारे जो गुड्स है, अगर इनकी सप्लाई करते हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, सप्लाई ऑफ लॉटरी, ये लॉटरी क्या, जब सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको किसको सप्लाई करते हैं लॉटरी, किसी को भी, हमको भी नहीं, सिर्फ किसको, लोकल लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सेलिंग एजेंट को। अगर गवर्नमेंट लॉटरी जो है, लॉटरी वो किसको सप्लाई करती है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगी। जीएसटी पे गवर्नमेंट खुद अपने आप को टैक्स नहीं पे करेगी, मतलब डिपॉजिट नहीं करेगी, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर हम लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट है, वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे इन द सेंस। ठीक है, सिल्क यार्न, अगेन आप याद रखना इसमें क्या होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे ना तो ही हमारा आरसीएम भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को मान लीजिए सप्लाई कर रहे हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, लॉजिकली नहीं हो सकता। इसलिए आप देख रहे हो कि आरसीएम हमारा तभी लग रहा है जब हम रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं ना, वो भी कुछ नोटिफाइड गुड्स में। तो सिल्क यार्न व्हेन सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर हमको करता तो भैया हम कहाँ जाएं, फिर तो हम उस गुड्स को खरीदेंगे ही नहीं, क्या पता हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक तो हम खरीदे बस गवर्नमेंट के मत्थे पड़ेगी, गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाओ जाके, है ना। तो उसके बाद हमारा यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, ये सब लिखा हुआ है आपका। ये जब सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, सीजीएस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, सिंपली मान लो किसको, टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो मैं आपके अगेन कहता हूँ, इन सारी पे टैक्सेबल हो जाता है अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, जो मैंने बताया, ये था हमारा गुड्स की बात, अपने आई होप समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ी सी सर्विस की बात। सर्विस बहुत सारे, गुड्स तो थोड़े से ही है, अब हमारे पास कुछ बहुत सारे सर्विस है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, बहुत सारे 15 से 17 के आसपास सर्विस है, ज्यादा मेरे को याद है। और इस पे क्या होता है, आरसीएम लगता है। पहला क्या है, सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, बाय, याद रखना, बाय किसके द्वारा, रोड के द्वारा। किसको ये सर्विस सप्लाई करता है, तो किसी को भी नहीं। अगर वो मान लो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है ना, अनरजिस्टर्ड मतलब हमको और आपको, तो उस केस में ना एग्जेम्प्ट हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हम एग्जेम्पशन में जब पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, हमारा चैप्टर 4 है इस बुक का, तो उसमें आपको पता चलेगा अगर जीटीए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हमको और आपको, तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट अब हमें, अभी हम आरसीएम पे हैं तो आरसीएम पे फोकस करते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो वही है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर वो सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की रोड के द्वारा प्रोवाइड कर रहा है किसको, कोई भी फैक्ट्री को, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड है, कोई भी सोसाइटी को जो कि सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, आपको पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग ही एक एक्ट होता है, लॉ होता है। कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, याद रखना रजिस्टर्ड पर्सन, हम रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी की लैंग्वेज में, जीएसटी की डिक्शनरी में, है ना।
उसके बाद एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी प्लस एलएलपी, बस आप यही याद रखो। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिकली मतलब जाने तो होता है कोई ऐसा कॉर्पोरेट जो कि किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 में जो है, एलएलपी एक्ट 2008 में जो है ना, तो ये सब हमारे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो अगेन है हमारा वो क्या है? एनी पार्टनरशिप फर्म, याद रखना पार्टनरशिप अगर हमारा रजिस्टर्ड है तो भी, अनरजिस्टर्ड है तो भी उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है वो है हमारा एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो एक ऐसा पर्सन जो कि ओकेजनली क्या करता है? सप्लाई करता है। ओकेजनली उस प्लेस से सप्लाई करता है, मतलब वो ऑलवेज नहीं करता बट ओकेजनली करता है उस प्लेस से सप्लाई करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में क्या होता है हर साल, अभी तो फिलहाल कोविड के कारण बंद है, हर साल पहले दिल्ली में क्या लगता था? ट्रेड फेयर लगता था। ट्रेड फेयर लगता था तो जैसे कि मुंबई या फिर कोलकाता हो गया, रांची हो गया, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गए, यहाँ पे जो भी फेमस बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को एक हफ्ते के लिए जो दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता था वहां पे आके अपने बिजनेस को वहां पे लगाते थे और ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते थे। तो वो क्या थे? वो ऑलवेज कहाँ से सप्लाई करते थे? मान लो मुंबई वाले, तो वो ऑलवेज वो हमेशा उनका बिजनेस कहाँ पे स्टेब्लिश, उनका बिजनेस ऑल तो मुंबई में, उनका फिजिकल लोकेशन ऑफ बिजनेस कहाँ पे? मुंबई में। बट वो कुछ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आके सप्लाई कर रहे थे। उन्हें हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, जिनका उस प्लेस पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट वो ओकेजनली सप्लाई करने के लिए आए हैं। हुनर हाट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हुनर हाट अभी दिल्ली में हुआ था, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग आए थे सप्लाई करने के लिए, ऑल उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था। याद रखना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस उनका कोई फिजिकल यूनिट नहीं रहता उस स्टेट में बट वहां से वो तो भी सप्लाई करते हैं। तो ये थे हमारे जीटीए, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है इन सारे पर्सन को तो उस पर आरसीएम लग जाता है। कुछ हमारे पास ऐसे भी है पर्सन जिनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो आरसीएम नहीं लगता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउएवर आरसीएम shall not apply to service provided by GTA by way of transportation of goods in a goods carriage by road to किस किस को? इस केस में आरसीएम नहीं लगता है, याद रख लेना। बाय अ डिपार्टमेंट, अगर जीटीए किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? तो डिपार्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के लिए लिया है, मतलब टैक्स डिडक्शन के डिडक्टिंग, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग ऑफ टैक्स के लिए है अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब जब वो गुड्स और सर्विस की टैक्सेबल सप्लाई का रिटर्न ही नहीं भरेंगे तो इसका क्यों भरे, है ना? वैसे भी गवर्नमेंट है तो इसलिए ये इस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। जो हमारा जीटीए जो सप्लाई कर रहा है, जो जीटीए का जो आपका एंटरप्रेन्योर है हम कह सकते हैं, वही इसकी इसमें टैक्स को डिपॉजिट करेगा इस केस में। सेकेंड है हमारे पास क्या, जल्दी से करते हैं थोड़ा सा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। लीगल सर्विस मतलब वही कोई भी आपकी कंसल्टेंसी सर्विस होगी एनी ब्रीच ऑफ लॉ में, है ना? वो सब सर्विस कोई एडवोकेट या फिर एडवोकेट ऑफ फर्म होते हैं ना, फर्म बहुत सारे एडवोकेट मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं। तो अगर वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? एडवोकेट के द्वारा, सीनियर एडवोकेट के द्वारा या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा। किसको? याद रखना कोई बिजनेस एंटिटी को। अगर मान लो वो हमको और आपको कर रहे हैं, हम और आप क्या है जीएसटी की लैंग्वेज अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर हमको आपको कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पशन, इसलिए मैं अभी डिटेल में जा रहा हूँ। याद रखना अगर कोई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट कोई सर्विस प्रोवाइड करे बिजनेस एंटिटी को तो ही हमारा आरसीएम एप्लीकेबल होता है। सर्विस प्रोवाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। ठीक है, कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट ही टाइप का होता है, कोर्ट वाला कोर्ट नहीं होता। किसको? बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, वो उस पर भी आपका आरसीएम लग जाता है। अगेन इस केस में मैं ये कहूँगा एग्जाम्पशन में ऑलरेडी पढ़ेंगे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन करता है तो उस पर भी हमारा एग्जाम्प हो जाता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। आईपीएल होता है, आईपीएल होता है, उसमें क्या होता है? रिलायंस जियो को स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल, रिलायंस जियो क्या है? एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में क्या हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका अच्छे अच्छे शब्दों में इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया। क्या मैंने बोला? जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उस केस में वो कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे कि कौन सर्विस, हम कह सकते हैं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन मान लो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिलायंस जियो को एडवर्टीजमेंट की, है ना? हो सकता है दिल्ली में मैच हो रहा है, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन प्रोवाइड कर रही होगी फिर,
तो एनी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को, तो कंपनी को या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म को या एलएलपी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिफ्थ पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। याद रखना कोई भी सर्विस जो कि सीजी मतलब कोई भी सर्विस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है किसको, बिजनेस एंटिटी को, उन सब पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है, उन सब पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। और वही अगर मैं बात करूँ कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी भी पर्सन को, उस पे बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी भी पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दे तो वो जीएसटी में एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके आगे एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब ये ऐसे सर्विस हम बात करेंगे जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। आरसीएम जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पहला है हमारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रख लेना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना दो केस इन द सेंस, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर गवर्नमेंट किसको देती है, बिजनेस एंटिटी को देती है जो कि लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। और अगर ये किसी, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, नहीं बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं गलत बोल गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5A वाला पॉइंट, देखिए कोने में ये वाला, ये रहा, किसको देती है, कोई एनी पर्सन को देती है जो कि रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है उसके दो केस हैं। अगर वो गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफसीएम एप्लीकेबल होगा, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इन केसेस की बात करें जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, पहला क्या था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब देखा होगा स्पीड पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इन ये सब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है इस पे भी हमारा आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा है हमारा सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वैसल, मतलब ये जो एयरपोर्ट के आसपास ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है ये, तो अगर कोई इसकी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस केस में क्या हो जाता है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। आरसीएम क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये सब सर्विस किसको प्रोवाइड की जाती है, मान लो ये एयरपोर्ट के पास है, मतलब ये हमको आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, और हम और आप क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, हम कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो इसीलिए इन सब केस में क्या है, एफसीएम लगता है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही कर देती है। और तीसरा क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, जो हमारा गुड्स और ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने मान लो रेलवे या फिर आप एयरप्लेन इन सब का टिकट बुक करवाते हो तो क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स जाके डिपॉजिट भी करते हो, नहीं करते तो पता ही है, तो उस केस में क्या होता है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। 5A मैंने बता ही दिया कि अगर मान लो रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करे कोई भी बिजनेस, मतलब एनी रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस एंटिटी मतलब से निकल रहा है क्योंकि बिजनेस एंटिटी बहुत बार है, तो कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सीजीआई मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उस केस में हमारा आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद है हमारा ट्रांसफर, एक राइट होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। ये क्या होता है, मान लो आपके पास प्लॉट है तो बिल्डर ने क्या, मान लो आपके पास प्लॉट है तो इस ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो क्या होता है, एक सेकंड में सुनो। आपके पास प्लॉट है, एक प्रमोटर आपके पास आया, प्रमोटर आपके पास कहता है अपनी अपनी प्लॉट आप हमको दे दो, इस पे हम फ्लैट बनाएंगे, उस फ्लैट में उस फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर जो होगा ना वो आपका हो जाएगा। तो यही होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। इसके में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट होता कैसे, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि प्लॉट तो आपकी है ना, तो आप क्या करते हो, उस प्लॉट को डेवलप करने का राइट आप प्रमोटर को ट्रांसफर कर देते हो। इसी केस में आप भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किस चीज की, तो सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब आप राइट तो दे रही हो ना उसको, तो वो भी एक सर्विस हो गई ना। तो उस केस में भी प्रमोटर जो है वो लाइबल होगा कि वो डिपॉजिट को जमा करे, मतलब गवर्नमेंट की जीएसटी को जमा करे। ठीक है, आरसीएम इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रमोटर लाइबल होगा कि जीएसटी को डिपॉजिट करे, है ना। क्यों, इसमें भी लॉजिक आप लगा सकते हो, जो हमारा प्लॉट होता है जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन के हाथ में होता है। ठीक है, हमारा हो सकता है प्लॉट, आपका हो सकता है, प्रमोटर ऑलवेज रजिस्टर्ड होता है, ये जीएसटी के अंदर देखा गया है। लॉन्ग टर्म लीज की आपने बात की, लॉन्ग टर्म लीज की आप किसी को सर्विस देते हो, लॉन्ग टर्म लीज मतलब याद रखना 30 ईयर और मोर की। ठीक है, और ये भी कोई भी पर्सन देख सकता है किसको, प्रमोटर को, और वो प्रमोटर क्या कर सकता है, उस पर
पीरियडिक रेंट के लिए बिल्डिंग में प्रोजेक्ट बना सकता है, ये सब हो सकता है, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, उसी की तरह है। 6 देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी टू कंपनी। तो क्या डायरेक्टर अगर सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो क्या उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म में है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। बट कोई कोई होता है ना जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 1 घंटे के लिए आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर जो बड़े बड़े होते हैं 1 घंटे के लिए आते हैं, और वो पर आवर के बेसिस का चार्ज लेते हैं या फिर पर पेशेंट के बेसिस का चार्ज लेते हैं। तो इसलिए कोई एम्प्लॉयमेंट आपका टर्म नहीं होता है। इस केस में आपका कंपनी पे और उनका कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर किए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो डायरेक्टर हमारे सर्विस वैसी ऐसी, मतलब हम जो हॉस्पिटल का एग्जांपल है, वैसे ही कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और याद रखना अगर वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म में नहीं है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट के टर्म में है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ समझाने लायक नहीं है। बैंक में क्या होता है, रिकवरी एजेंट होता है। बैंक से आपने मतलब बैंक से बहुत सारे बैंक मतलब बहुत सारे लोन देती है ना, तो बैंक क्या करती है, रिकवरी एजेंट के अपॉइंट करती है कि वो बैंक के बिहाफ पे रिकवरी अमाउंट की करवा सके। तो वही वो जो रिकवरी की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो तो हम, और देखो रिकवरी एजेंट कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है जीएसटी के लैंग्वेज में। बैंक तो ऑलवेज रजिस्टर्ड होता है, तो इस केस में भी इसीलिए आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है कि वो अनरजिस्टर्ड, मतलब जो रिकवरी एजेंट है वो ऑल दो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो कहाँ से डिपॉजिट करवाएगा, है ना, डिपॉजिट कौन करवा देगा, बैंकिंग का। 9th हमारा फिल्मों से रिलेटेड, मतलब देखा होगा आपने सोनू निगम ने एक गाना गाया, वो उसने टी सीरीज को एक राइट दे दिया कि वो इसको प्ले करे। तो ये क्या है हमारा, सोनू निगम ने इसकी जो वो है कॉपीराइट वो टी सीरीज को दे दी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो टी सीरीज वाले होंगे ना वो क्या करेंगे, आरसीएम के अंदर जीएसटी को डिपॉजिट करवाएंगे। और आपका ऑल दो इसमें सोनू निगम क्या कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, किसकी सप्लाई सर्विस कर रहा है ना, अपने राइट को ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या ये वही लिखा है, सप्लाई सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट, वही मेरा एग्जांपल है, वही है। किसको सप्लाई करता है ये, तो म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, या फिर कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी को, ठीक है। नए नए क्या कहता है, अगर कोई ऑथर ऑथर पब्लिशर को, याद होगा ऑथर क्या करता है, पब्लिशर को सर्विस प्रोवाइड करता है किस चीज की, तो एक राइट की, बेसिकली राइट ट्रांसफर करना होता है कि आप इस बुक को मतलब एक्सेस कर सकते हैं ना, वो तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना ऑथर। क्योंकि पब्लिशर क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए एक्सेस तो करना पड़ेगा ना, तो ऑथर क्या करते हैं, एक्सेस की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उस पर भी हमारा आरसीएम एप्लीकेबल होता है। ये आपका वही लिखा है कि अगर ऑथर चाहे तो वो भी टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है, बट उनको बताना पड़ेगा, वही है इसमें, ये पूरा लिखा हुआ इसमें, ये लिखा हुआ। 10th है हमारा क्या, जल्दी से देख लेते हैं हम, छोटे छोटे से ये। अगर कोई मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, मतलब हमारे पास आरबीआई को गाइड करने के लिए कुछ ओवरसीइंग कमेटी होती है, तो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी जो है, अगर वो आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस केस में भी आरबीआई जीएसटी की पेमेंट डिपॉजिट करवाती है, ठीक है, आरजीएम एप्लीकेबल हो जाता है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, सिर्फ बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। बिजनेस फैसिलिटेटर, याद रखना बैंकिंग कंपनी को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। एजेंट कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो सिंपल से है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, मैं समझा नहीं रहा ज्यादा, तो अगर ये बिजनेस करते हो उसमें भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाती है। और कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो किसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को सप्लाई करने का। आपने देखो को बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास कुछ ऐसे एंटिटी है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की क्या करते हैं, सप्लाई करना करते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो अगर वो सप्लाई करते हैं किसको, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। याद रखना अगर वो हमको करते तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हुआ, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की बात है यहाँ पे। बट कुछ और भी एक्सेप्शन है जिनको अगर वो सप्लाई करते हैं तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। पहला क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इन सबको, क्योंकि वो गवर्नमेंट है वो क्यों करे, भैया बिजनेस तुम ही करोगे ना, जाहिर सी बात है। लोकल अथॉरिटी को भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी गार्ड को सप्लाई करने पे, उसको भी लोकल अथॉरिटी पे नहीं करेगी, जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है उसी को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाए, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को करते हो जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है, किसके लिए, सिर्फ टैक्स डिडक्टिंग के लिए, ठीक है।
और या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के बारे में आगे बात करेंगे क्या होता है कंपोजिशन स्कीम। मतलब बस अभी याद रखो, कोई ऐसे पर्सन को भी अगर आप सप्लाई करते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में टैक्सेबल के लिए लायबल है, तो उसके भी हमारा आरसी एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसके बाद हमारा सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। मतलब वही आप बस ये मतलब को याद ही रख लो कि कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड किया जाता है किस कौन सी सर्विस, तो बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। ठीक है, कोई भी मोटर व्हीकल को रेंट पे देने की अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशन चार्ज में, और वो जो जीएसटी जो होना चाहिए वो 6% के आसपास का होना चाहिए सीजीएसटी। तो उस केस में भी, और वो सर्विस किसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट के, तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी वो आपकी लायबल होगी जीएसटी के लिए। ठीक है, हाँ याद रख लेना। अगर इस केस में दो है जो मैंने 15 पॉइंट बताया ना कि मोटर व्हीकल की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो याद रखना ये जो हमारा, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बोल दिया कि जो पर्सन जो कि आपका सर्विस सप्लाई कर रहा है ना, अगर वो इस पे 6% के रेट से सीजीएसटी, मतलब वो अगर 12% का टोटल जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो उस केस में हमारा आरसी में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बट अगर वो सिंपली 5% के रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो उसी केस में हमारे आरसी में एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए डज नॉट इफ इनवॉइस इंक्लूडिंग चार्जिंग सीजीएसटी 6% टोटल। टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा 12%, क्योंकि सीजीएसटी कभी भी अकेले चार्ज नहीं होता, तो मतलब 12%। तो याद रखना, जब अगर वो रेट, अगर कोई भी मोटर व्हीकल की सर्विस सप्लाई कर रहा है और हमारा रेट ऑफ जीएसटी टोटल 12% है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, बट रेट ऑफ जीएसटी 5% है, आरसीएम एप्लीकेबल आंख बंद करके हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर मतलब कुछ हमारे पास स्कीम है जिसके अंदर आप सिक्योर सर्विस को लेंड दे सकते हो, उधार दे सकते हो किसी को। ठीक है, अब बोरोवर बहुत सारे रहते हैं, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ बताने वाली बात नहीं है। हमारा सप्लाई सर्विस भी खत्म हो गया आरसीएम वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके जो पार्ट 2 होगा हम आगे करेंगे, क्योंकि अब देख रहे हो 12 बज रहा है, आप देख सकते हो टाइम अगर देख पा रहे हो, और रात के 12 बज रहे हैं और मैंने अब तक खाना भी नहीं खाया है। तो चलिए हम चलते हैं, और प्लीज कमेंट पक्का बता देना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। और सेकंड पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको परसों तक प्रोवाइड करवा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और आधे घंटे तो मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ, बट वही है कि आप भी तो थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, मतलब कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, थैंक यू, बाय।